हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। दोस्तों यहाँ पर हम 50+ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ईच एंड एवरी टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझा पाऊं और सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। इससे दोस्तों आपके आने वाले समय में जो भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सारे एमसीक्यू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा एक्टिविटी नहीं होता है। सबसे पहले राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा बैंकिंग। यहाँ पर आपको दो चीज़ें जानना होगा। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है या फिर ये डायरेक्ट अर्थ से रिलेटेड है। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, अर्थ से रिलेटेड है, आप जमीन से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रोसेसिंग होता है। जो सामान यहाँ से एग्रीकल्चर से निकला यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आता है आपका टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर में आपका होता है यहाँ पर सर्विसेज का काम होता है, यानी कि जो सामान प्रोसेस हो चुका है उस चीज़ को हम सर्विस दे करके कहीं और पर ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर बेचने का काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में इसको और भी डीपली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग जो है ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, क्योंकि फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब बस आपका जमीन से रिलेटेड है, ये आपका अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। अब बताइए कौन सा सेक्टर तीनों में से जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स है, यानी कि लोग उसमें काम। मोस्ट एम्प्लॉयड सेक्टर की बात करें तो मोस्ट एम्प्लॉयड सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों इनफैक्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की तो यहाँ पर आपका 51% करीब करीब कवर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात है, जो सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो अगर आप दूध लेते हैं तो दूध वहाँ पर जा करके मैन्युफैक्चर होकर के पनीर बनता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाई। अब जीडीपी को मेजर कौन करता है, जीडीपी को मेजर कौन करता है, ये होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज। अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मोटिव क्या, पब्लिक सेक्टर बना क्यों है, तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली आपका सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी के लिए बना गया है। यहाँ पर उन लोगों का बेसिकली पैसा कमाना सोच नहीं होता है, उन लोगों को सोचता है कि हम पब्लिक को, जो हमारी जनता है उसको अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दे पाए। तो ये पब्लिक सेक्टर का काम होता है, ठीक है। ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो होता है ये आपका गवर्नमेंट इस चीज़ को क्या करता है, इंटरप्राइज कराता है, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के रखता है। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज क्या क्या करती है और किस तरह से काम करती है। तो ये क्या करती है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। इसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाती है और इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, उसके बाद अपने अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन भी होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पूछा जा सकता है ये एक्ट कब लगा, तो 2005 में लगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एक्ट है इसका काम क्या है, ये गारंटी करता है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि नौकरी देने का या तो काम देने का एक गारंटी है। कितने दिनों का काम देने का गारंटी है, ये है आपका टोटल 100 दिनों का। 100 दिनों का काम देने का ये आपका गारंटी है नरेगा में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन सा एग्जाम्पल नहीं आता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है।
ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है, तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है वो सेक्टर जिसमें जो नौकरी है वो पक्का होता है, जो नौकरी होता है वो आपका पक्का होता है, और यहाँ पे सैलरी भी आपका फिक्स्ड होता है, सैलरी जो होता है वो भी फिक्स्ड होता है, यानी कि आप कंफर्म है कि आपको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, जैसे कि सरकारी नौकरी, इसको क्या कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जहाँ पर पक्का नहीं होता है कोई चीज़, ठीक है, यहाँ पे पक्का नहीं होता है। तो ये बोल रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब डेली वेज लेबर, इसमें भी कोई पक्का बात नहीं है, तो ये भी तो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहा है, ये भी आपका अनऑर्गेनाइज्ड आता है। हैंडलूम वीवर वर्क हो रहा है लूम में, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। तो लेकिन कौन नहीं आता है, तो फार्मर इरिगेट कर रहा है अपना फील्ड में, तो ये बिल्कुल अलग बात हो गया, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और नन अनऑर्गेनाइज्ड का बात आता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उल्टा करके पूछा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को। इसे जारी कौन करता है, इसे करता है सेंट्रल, ये यानी कि हम सेंट्रल करता है, जो हमारे जो इंडिया का सेंटर है वो करता है, ठीक है, जो मोदी जी का गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो करता है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपको बोले थे बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ जो एक्टिविटीज होता है। देखिए इसमें कौन नहीं है, तो मिल्किंग, मिल्किंग मतलब कि दूध निकालना, ये तो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। फिशिंग भी प्राइमरी में आ जाएगा, फार्मिंग भी आएगा, लेकिन शुगर प्रोड्यूसिंग नहीं होगा, क्योंकि जब शुगर बनाना का मतलब क्या हो गया, शुगर केन से शुगर बन रहा है, तो ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जब ये चीज़ होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, बहुत ईजी हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द सेक्टर। एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग किस में आता है, तो ये किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर। इसमें अब पूछा जा रहा है कि टर्शियरी सेक्टर में कौन सा नहीं आता है, ये विच इज़ नॉट टर्शियरी, टर्शियरी में हम क्या बोले, ये सर्विसेज होता है, इसमें कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, इसमें सर्विस हो रहा है। तो सर्विस क्या क्या नहीं आता है, बैंकिंग तो सर्विस है, टीचिंग भी सर्विस है, और कॉल सेंटर भी सर्विस है, लेकिन बी कीपिंग तो सर्विस नहीं है, मधुमक्खी पालन तो कोई सर्विस नहीं है, ये तो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटी सच एज। सर्विस सेक्टर कौन कौन सा एक्टिविटी को इंक्लूड करता है, सर्विस सेक्टर किसको किसको इंक्लूड करता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो सेकेंडरी में क्या आता है, नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ध्यान दीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये टर्शियरी सेक्टर, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा सर्विस देने का काम है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। इन विच सेक्टर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। इसमें कौन सा सेक्टर जिसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, तो अभी आपको बताए थे प्रॉफिट से मतलब किसको नहीं है, पब्लिक सेक्टर में, ये सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज जो पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसों वाला एक्टिविटी कौन करता है, तो पैसों वाला एक्टिविटी क्या कर, इंडिविजुअल भी करेगा, फर्म भी करेगा, गवर्नमेंट भी करेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। आपको पता है इकोनॉमी दो तरह का होता है, एक पब्लिक होता है, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट यानी प्राइवेट हो गया, पब्लिक मतलब कि जो गवर्नमेंट इसको ओन करता है। तो ये किस बेस पे किए, तो ये किस बेस पे क्लासीफाई किए, ओनरशिप के इंटरप्राइजेस पे, कि कौन ओनर, जब पूछा जाएगा कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो जब प्राइवेट सेक्टर का मालिक होगा तो प्राइवेट, जब गवर्नमेंट मालिक होगा तो पब्लिक, ठीक है। तो ये किस बेस पे डिवाइड किए, ये हम मालिकाना हक पर यानी ओनरशिप पर हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट देखिए
व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ। अब हम लोग क्या करें, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको बोले अर्थ से जुड़ा हुआ काम, मतलब कि जो हमारे नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ को हम लोग एक्सप्लॉइट करके रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये सिंपल आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, अभी बताए थे। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें जॉब फिक्स्ड होता है, सैलरी फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। काम वहाँ पे रेगुलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कौन सा आएगा, आपको बताए ये सर्विसेज होता है, बिल्कुल भूलिएगा मत, कल के एग्जाम में आएगा। तो सर्विसेज में क्या होना चाहिए, सर्विसेज में क्या होना चाहिए, 22 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी। ये जो एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफे, सब में सर्विसेज मिल रहा है। 23 में देखिए, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। अब बताइए कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट इसका मालिक होता है? अभी बताए थे पब्लिक सेक्टर, करेक्ट हो जाएगा। अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब देन ऑप्टिमल रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितना की ज़रूरत है, यानी कि एक फील्ड में काम है 2 लोगों का, लेकिन काम करने वाले 4 लोग हैं, तो क्या हो गया, 2 लोग इसमें एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, यही लास्ट सिचुएशन हुआ कि सिचुएशन में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितना कि यूज़ है। तो इस कंडीशन में काम तो 2 लोग का है, 2 लोग एक्स्ट्रा है, तो वो लोग जो एक्स्ट्रा है उनका कोई फ़ायदा नहीं है रहने से। तो जब उनका फ़ायदा नहीं है तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि देखने में लगेगा कि वे लोग एम्प्लॉयड है, देखने में लगेगा कि उन लोगों का नौकरी है, वे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में वे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके रहने और ना रहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका राइट आंसर होगा। अब कोई पूछेगा डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बताइए अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मान के चलिए आपका क्षमता है कि आप 50,000 रुपया का सैलरी वाला काम करें। ठीक है, आपका क्षमता, आपका कैपेसिटी है कि 50,000 रुपया वाला काम करें, लेकिन कुछ कारण से आपको मात्र 10,000 रुपया वाला काम मिल रहा है, आपको वही काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपनी शक्ति से, आप अपने कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं। और जब ये सिचुएशन होगा उसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोनों टर्म याद हो गया होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी शक्ति से कम का काम करना, उससे कम का बेनिफिट लेना, और डिसगाइज्ड में क्या बोले, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइज्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट। अब बताइए डिसगाइज्ड मतलब क्या ही बताए थे, काम है 2 लोग का, रहेगा 4 लोग, तो ये किस जगह पे देखा जाएगा? तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ देखा जाता है, एग्रीकल्चर वर्क में। खेत एक ठो है, घर परिवार का पूरा खानदान एक ही खेत में काम कर रहा है और सबको लगता है कि सभी तो काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली में बेनिफिट सबसे तो नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो जाएगा ए में राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट। अच्छा, क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट। कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था पीडीएफ बनाने समय में, हम ध्यान नहीं दे पाए कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो खैर, जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है उसको हम लोग अभी स्किप कर देते हैं, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको नेक्स्ट टाइम में ध्यान दे दिया जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपका जितना कम समय में आपको बेहतरीन नॉलेज दे पाऊं, ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने से क्या होता है कि वो आपका नोट्स की तरह से हो जाता है, जिसमें कि क्लास में जिस तरह से नोट्स पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट दे पाऊँ। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ। लाइफ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आपको पता तो जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए? प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर क्या होना चाहिए? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में क्या
कोई नया प्रोडक्शन बन रहा है क्या, कोई ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, वो भी नहीं है, नया प्रोडक्शन नहीं बन रहा है, ये सर्विसेज देने का काम है। जब सर्विसेज देने का काम है तो ये सर्विस सेक्टर करेक्ट हो जाएगा 31 का, ठीक है। आगे देखिए, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। अब बताइए जीडीपी क्या है, ध्यान देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। अभी आपको क्वेश्चंस में बताए थे, तो जीडीपी के बारे में बहुत डिटेल्स में समझिएगा। जीडीपी से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, तो क्या होना चाहिए, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन वाली लाइन्स लिखी रहेगी आपको, इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट मतलब कि बीच वाला, तो ये आपको नहीं देखना है, ध्यान देना है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान या तो कोई भी सेवा फाइनल जब हो जाए उस समय हम लोग जीडीपी उसको काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। अब बताइए इसमें से नेचुरल आइटम कौन सा है, नेचुरल आइटम कौन सा है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो, इसमें से नेचुरल प्रोडक्ट क्या है, तो 33 में नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है, कॉटन। देखिए टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है, लेकिन कॉटन ना आपको मिलता है नेचुरली, टेक्सटाइल तो वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग कपड़ा को। उसी तरह वीट फ्लर, यहाँ पर आपको वीट मिलता है नेचुरली, लेकिन आप उसको पीसते हैं तो वो तो नेचुरली नहीं हुआ, उसमें तो आपने कोई काम किया। लेकिन ये जो कॉटन है ये आपने डायरेक्ट खेतों से लिया। टोमेटो सॉस में टोमेटो नेचुरल मिलता है, लेकिन सॉस तो नेचुरल नहीं मिलता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कॉटन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सर्विस सेक्टर, यहाँ पे है क्वेश्चन, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज। अब सर्विस सेक्टर में किस किस तरह का एक्टिविटी आता है, सर्विस सेक्टर में एक्टिविटी क्या क्या आता है, अभी आपको बताए थे, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो सर्विस सेक्टर में आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ऐसा चीज़ जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन नंबर, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन अ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। अब बताइए कि 5 साल में डेटा कलेक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है, तो ये जो सर्वे है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताए थे कि जो नरेगा है वही गारंटी देता है कि 100 दिन तक आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है। जब नरेगा करता है तो इसका बेसिकली जो सर्वे का काम है ये भी आपका नरेगा ही करेगा, ठीक है, ये भी आपका नरेगा ही करेगा, बिल्कुल राइट आंसर नरेगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस आर एग्जाम्पल ऑफ, रेलवे और पोस्ट ऑफिस किस तरह का एग्जाम्पल है, बहुत आपका इजी आंसर हो जाएगा, रेलवे और पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट इस चीज़ को ओन करती है। नेक्स्ट है वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है उसमें जो वर्कर्स होता है वो वर्कर क्या होता है, ठीक है, वो वर्कर क्या होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो ये आपको बताए थे अंडर एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब कि उसका क्षमता बहुत है करने का, बहुत कुछ कमाने का है, लेकिन वो कर नहीं पाता है, कैपेसिटी से कम कर पाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन, अभी देखिए सेम क्वेश्चन, बहुत देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, लेकिन आपको टर्म्स तो पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब आपको टर्म्स ही नहीं पता रहेगा तो आप एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टर्म्स समझा दूँ, ताकि एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि अपने कैपेबिलिटी से कम पैसा मिलना, गेट एम्प्लॉयमेंट बिलो देयर कैपेबिलिटी लेवल, ठीक है, लेवल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज डैश हैज बिकम इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स। अब बताइए कि कुछ सालों में कौन सा सर्विस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले वो नहीं था लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब क्या तेजी से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रहिएगा। चलिए आगे देखिए, विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब बताइए इसमें से कौन एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में क्या होगा, तो डेयरी होगा। डेयरी मतलब पता है, यहाँ पे दूध का उत्पादन को ही डेयरी कहते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे
उनको याद रखना है। डेयरी मतलब दूध का उत्पादन। मिनरल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर से, तो यहाँ पर मिनरल नहीं होगा। यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, ये भी उसमें आता है प्राइमरी में, लेकिन ये आपका ध्यान देना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ रहा है। विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेयरी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजिंग कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर को यूज़ करना, लेकिन वो निकालना नहीं ना कह रहे हैं, यूज़ करना, तो यूज़ करके तो मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं, तो ये तीनों तो आपका होगा ही नहीं। तो बहुत ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस को लिया गया है ताकि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया जाए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टर्शियरी सेक्टर को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं सर्विसेज। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर, अब ये क्या होता है, ये आता है टर्शियरी सेक्टर में आता है। ठीक है, उसके बाद है कॉटन कल्टीवेशन फॉल्स अंडर, कॉटन का खेती करना ये कहाँ आएगा, ये आएगा प्राइमरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन पब्लिक सेक्टर, कौन इस चीज़ को ओन करता है सारा एसेट्स को, तो ये करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ओन करता है। इन प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ, अब बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में किसके हाथों में रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये आपका प्राइवेट कंपनी के हाथों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द जॉब्स डैश एंड डैश पेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब बताइए 46 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स है वो अनसिक्योर है। ठीक है, अनसिक्योर है, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं कब कंपनी से आपको निकाल दिया जाएगा, और जो सैलरी है वो क्या मिलता है, बहुत लो सैलरी मिलता है। ठीक है, अनसिक्योर है और पेड भी आपको कम मिलता है। आगे देखिए प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नीडेड फॉर बोथ, अब बताया जा रहा है कि जो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें आपको कभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये जब अगर आप इसको सपोर्ट करिएगा तो ये एक तो आपका इकोनॉमिक को क्या करता है, इकोनॉमिक को डेवलप करेगा और साथ ही साथ सोशल भी डेवलप करेगा। ठीक है, सोशली भी, आपको जब नौकरी रहेगा तो आप सोशली लेवल पर आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, तो सोशली बैकग्राउंड पे भी आप अच्छे रहेंगे और इकोनॉमिक लेवल पर भी आप बैकग्राउंड पे अच्छे रहेंगे। बैंकर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स आर बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब एक ही चीज़ को दो बार काउंट कर लिया जाए, एक ही चीज़ को दो बार काउंट कर लिया जाए। अब पूछेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये जीडीपी से आया। देखिए जीडीपी में क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को देखा जाता है, तो उसमें बताया गया कि फाइनल, क्यों इनिशियल नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार काउंट होगा, इसीलिए हम क्या किए डायरेक्ट फाइनल को काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए डबल काउंटिंग का मतलब होता है दो बार काउंट होना। नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स, इसका आंसर दोस्तों आपका होमवर्क में रहेगा, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं और उनको पूरे मन लगा करके सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन में ये सब आएगा और सारे कंसेप्ट को समझने की लालसा रखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी मैं कंसेप्ट्स बताया हूँ वो आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपलेस्ट वे में हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।